हेलो दोस्तों, सुनो कहानी में आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्ष है अपमान। मेरे मना करने के बाद भी जाते जाते अम्मा मेरी पसंद की हर चीज़ पका कर खिला ही देती थी। अगर मैं ना भी खा पाती तो वह बांध कर दे देती। दोनों माँ बेटी के बीच बातों का लंबा सिलसिला तब तक चलता जब तक पापा झिड़क कर सोने पर मजबूर नहीं कर देते थे। जितने दिन मैं मैके में रहती अम्मा के पास ही सोती। जब तक मैं अपने मन की हर बात कह सुन नहीं लेती अम्मा को सोने ही नहीं देती। उन 13 दिनों में जितना कर सकती थी मैंने किया। अबोध बालक की तरह पापा अपने आप को असहाय समझने लगे थे। मन में बार बार बात कचोट रही थी कि अम्मा को अब कहाँ पाऊंगी। मैं कैसे लौटते समय मन भारी हो गया था। अम्मा की हर बात याद आ रही थी। चलते चलते ध्यान आया कि पापा का स्वेटर निकाल दूं। अम्मा भी सर्दियों से पहले ही पापा के लिए सारी तैयारियां कर लिया करती थी। मैंने बाजार जाकर शहद मुरब्बा लाकर अलमारी में रख दिया और पापा को समझा दिया कि कौन सी चीज़ कहाँ रखिए। शाम को जब अपने घर पहुंची तो पापा का फ़ोन आया। बेटी, हमारी चिंता मत करना, हम ठीक हैं, अपनी सेहत पर ध्यान देना। पापा की आवाज़ में अचानक जैसे बदलाव आ गया था। उनकी सांत्वना से मन हल्का हो गया। फिर भी घर लौटकर किसी काम में मन नहीं लग रहा था। बार बार मन पापा जी पर ही चला जाता था। पति की परछाई बनी अम्मा हर पल जैसे उनके लिए ही तो जीती थी। ऐसा लगता था जैसे अम्मा कह रही हो, देखिए जी, स्वेटर पहन लीजिए, ठंड बढ़ गई है, लीजिए गरम गरम चाय पी लीजिए। हमारे मायके में कभी भी धन का अभाव नहीं रहा। पापा रेलवे में अफसर थे। रहने के लिए अच्छा खासा बंगला मिला था। स्वाभिमानी पापा ने कभी भी अपने स्टाफ को सताया नहीं। पूरी जिंदगी ईमानदारी से काम किया। अपने तीनों बेटों को पढ़ाया। हम चारों बहनों की शादी भी अपने बलबूते पर की। पापा को रिटायर हुए 5 साल गुजर गए थे, मगर बेटों के सामने उन्होंने कभी भी हाथ नहीं फैलाए। लेकिन रिटायर होने के बाद पापा का वह रौब नहीं रहा जो पहले था। घर में 3-3 बहुएं आ गई थी। बाल बच्चों से घर भर गया था। सभी बेटों के 2-2 बच्चे थे। दिन भर पापा अपने पोतों पोतियों के साथ लगे रहते थे। मुझे अपने घर आए 3 महीना हो गए, लेकिन अभी तक मैं सामान्य नहीं हो पाई थी। कई बार पिताजी माँ से शिकायती लहजे में कह चुके थे, ना जाने क्या हो गया है बहू को, किसी भी काम में दिल ही नहीं लगता है उसका, हर समय गुमसुम से बैठी रहती है। क्या कहें जी, माँ तो हमारी भी गुजरी थी, पर इस कदर पागल नहीं हो गए थे। कुछ दिन मायके में रहकर सामाजिकता निभाई थी, फिर अपने घर के होकर रह गए। एक यह है कि 3 महीने हो चुके हैं 13वीं बीते, लेकिन अभी भी माँ के बारे में ही सोचती रहती है। मेरे कदमों की आहट सुनते ही माँ जी का स्वर धीमा हो गया। मन में आया कह दूं कि मेरे पापा आपकी तरह दमंग नहीं हैं, जो बहू बेटों की सेवा मिले उन्हें। आप लोगों की तरह वे हमेशा हुक्म नहीं चलाते। सच पूछिए तो पापा को अपना हक मांगना भी नहीं आता। इस उम्र में भी वह अपने सेवा करवाने के बजाय दूसरों की ही सेवा करते रहते हैं, मगर फिर भी चुप ही रही, क्योंकि मधुमक्खियों की तरह हमेशा भुनभुनाने की आदत मेरी नहीं थी। वैसे पापा हमारी हालत से अवगत थे। फोन पर नियमित रूप से बातचीत होती थी। इस तरह 5-6 महीने गुजर गए। एक बार उनसे मिलकर आने का मन कर रहा था, मगर कैसे जाती? बिना किसी आयोजन के वहाँ जाना दूभर था। विवेक को तो हमेशा ससुराल से दूरी बनाए रखना ही पसंद है। वहाँ जाने की बात सुन गए तो 1000 बहाने करने लगते। एक दिन पापा की चिट्ठी आई। लिखा था, बेटी, तेरे बड़े भैया की पदोन्नति हो गई है। तुम्हारी माँ को इस दिन का बहुत इंतजार था। जीते जी तो वह इस दिन को नहीं देख सकी। वह हमेशा कहा करती थी कि बेटे के पदोन्नति होने पर सभी सगे संबंधियों को प्रतिभोज कराएगी। उन्होंने लिखा था, तेरी माँ तो नहीं रही, अब ये सारी औपचारिकताएं तुम बच्चों को ही पूरी करनी है। बेटी और दामाद का प्रतिभोज में होना बहुत ज़रूरी है। चिट्ठी पढ़ते ही मैंने तैयारी शुरू कर दी। इनसे अनुमति नहीं ली, बस जाने की सूचना दे दी। वैसे भी इनके जाने पर पापा दिन रात आवाभगत में लगे रहते, लेकिन ये यूं ही तने रहते जैसे कहीं के राजा महाराजा हों। माँ थी तो अलग बात थी, अब तो भाइयों का ही साम्राज्य है। पता नहीं कैसा आदर सत्कार मिलेगा भी या नहीं। विवेक इन सब चीज़ों पर पैनी नज़र रखते हैं। कहीं भाभियाँ भाइयों ने निरादर किया तो विवेक की नज़रों में तो गिरूंगी ही।
अम्मा जी और पिताजी भी ताने दे देकर मेरा कलेजा छलनी कर देंगे। यह सब सोच कर तय किया कि अकेले ही चल लेती हूँ। कोई कुछ कहता है तो कहे। मैं बड़े भैया से 6 या 7 साल छोटी हूँ और माँ पापा की लाडली समझदार बेटी, जो भाभी के आते ही चोर चुगलखोर और पता नहीं क्या क्या बन गई थी। यह क्या हो गया है अलका तुम्हें? तुम भाभी से लड़ती क्यों रहती हो? उसका सामान भी उठा ले जाती हो और पैसे भी निकाल लेती हो। तुम तो और बहनों जैसी नहीं हो। क्या भाभी से तालमेल बिठाना नहीं चाहती हो? अगर तुम्हारी ननद भी ऐसा ही तुम्हारे साथ करे तो तुम्हें कैसा लगेगा? भैया ने एक दिन अकेले में ले जाकर मुझसे पूछा था। मेरे तो पैरों के नीचे से जमीन ही निकल गई थी। यह क्या कह रहे हैं भैया? अब समझी मैं, भैया क्यों मुझसे इतने खिंचे खिंचे रहते हैं। मैंने भाभी के पैसे नहीं लिए, ऐसा हो ही नहीं सकता भैया। ज़रूरत होगी तो आपसे या पिताजी से मांग लूँगी। तुमने अपनी भाभी के 500 रुपये नहीं निकाले? और यही नहीं, बनारसी साड़ी भी? भैया आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं क्या करूँगी उन पैसे और साड़ियों का? कैसी बेसिर पैर की बातें करते हैं आप। ज़रा सोचिए, भाभी का सामान मेरे किस काम का? वह कहती है कि तुम उसका सामान चुरा कर अपने लिए संभाल रही हो। असमंजस में पड़ गई थी मैं। क्या हमारे इतने बुरे दिन आ गए हैं कि मैं अपनी भाभी का सामान चुरा कर अपना घर भरूंगी? पता नहीं कैसे पापा ने भी हमारी बातें सुन ली और घबराए हुए अंदर चले गए। पूछा, क्या यह सच है बेटी? तूने अपनी भाभी का सामान चुराया है? मेरे शरीर के तो रोम रोम खड़े हो गए। काटो तो खून ही नहीं था मुझ में। क्या पापा की भी मति मारी गई है? उस पर भाभी का यह भी कहना था कि मैंने अपनी आंखों से देखा है। ऐसी खाई खोद दी थी उन्होंने घर के सदस्यों के बीच, जिसे मिटाना सबके बस के बाहर था। भाभी हमेशा किसी न किसी पर कोई न कोई लांछन लगाती रहती, जिस पर हमारा परिवार हर पल अपनी ईमानदारी ही प्रमाणित करने में लगा रहता। ऐसा लगता था कि हम सब चोर हैं जो भाभी के सामान पर नजरें गड़ाए रहते हैं। लगता है कहीं की रानी महारानी आ गई है घर में। गुस्से में बोल पड़ती थी माँ, जब देखो किसी न किसी को चोर बना देती है। हम सब भूखे नंगे हैं क्या बेटी? इसने हमारा जीना हराम कर दिया है। क्या करें हम, कहाँ जाएं? हमारा तो बुढ़ापा ही खराब हो गया है इसके आने से। पता नहीं क्यों बीते दिनों की बातें याद हो आई। भाभी के बुरे व्यवहार के कारण ही माँ को घुन लग गया था और हम सबको छोड़कर चली गई इस दुनिया से। सब्जी काटते समय छोटी भाभी की फुसफुसाहट कानों से टकराया। इतने लोगों को बुलाने से पहले यह तो सोच लिया होता कि इन सबके खान पान का प्रबंध हो भी पाएगा या नहीं। उन्होंने तो कहा था कि होटल में इंतजाम कर देंगे। हमें कौन सा शौक था सबको बुलाने का। छोटी भाभी की शिकायत का उत्तर मटकते हुए बड़ी भाभी बड़ी सफलता से दे गई। हमें ऐसा लग रहा था मानो दोनों भाभियां मिलकर पापा को ही दोषी ठहरा रही थी। अतः मैंने पापा को समझाने के लिहाज से कहा, पापा जी, आजकल हर कोई अपने ही जीवन अपने हिसाब से जीना चाहता है। दूसरों का हस्तक्षेप उसे अच्छा नहीं लगता। क्या मतलब? पापा ने चौंक कर प्रश्न किया। भैया भाभी का अगर मन नहीं था तो जोर जबरदस्ती करके आपने प्रतिभोज का आयोजन क्यों किया? बेटी, तो क्या प्रतिभोज करना अपराध है? तुम्हारी माँ की तमन्ना पूरी करके हमने अपराध किया है। तुम्हारी माँ होती तो पूरे मोहल्ले में लड्डू बंटवाती, लोग बधाई देने आते। अपने बच्चों की सफलता में माँ बाप की खुशी निहित होती है। सारा खर्च मैं ही तो उठाऊंगा, तेरे भाभियों से कुछ नहीं लूँगा। अंतिम वाक्य बोलते बोलते पापा की आवाज़ कांपने लगी। शाम को पार्टी में बहुत सारे लोग आए। सभी लोग पापा और भैया को बधाई दे रहे थे। उनकी इज्जत बनी रही, यही हमारे लिए खुशी की बात थी। स्वयं कम बेसी सह लेती, पर अतिथि सत्कार में कभी कोई कमी नहीं की। खर्चा बाबूजी ने ही किया था। फिर भी भैया भाभी का मुंह लटका हुआ था। उनके चेहरे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे पार्टी में सम्मिलित होकर उन्होंने एहसान किया हो। देर रात तक काम में व्यस्त रहने के कारण मेरा शरीर टूट रहा था। भैया भाभी तो मेहमान बने बैठे रहे थे। दूसरे दिन सुबह उठकर मैंने पापा के कमरे के जाले उतारे, मैली चादर, तकिया, कवर, पर्दे उतार कर दूसरे चढ़ाए और अपने हाथों से धोकर सब कपड़े अलमारी में तह करके रख दिए। शाम को मैं और पापा बगीचे में टहल रहे थे। कई बार मैंने भैया भाभी के बर्ताव के बारे में प्रश्न पूछा तो पापा हंसकर टाल गए। लग रहा था कि अब वह खुद को घर के जंजाल से दूर रखना चाहते थे। हाँ, कभी कभी माँ को याद करके उनकी आवाज़ जरूर कांप जाती थी। रात को खाने की मेज स्वादिष्ट पकवानों से सजी थी। सभी स्वाद ले लेकर भोजन का आनंद ले रहे थे।
पापा घर के किसी कोने में बैठे हैं, इसका ध्यान किसी को भी नहीं था। उन्हें बुलाने के लिए मैं उठी तो भैया ने टोका, ऐसा गरिष्ठ भोजन वे हजम नहीं कर पाएंगे, उनके लिए सादा भोजन बाद में बन जाएगा। भैया की बातों से ऐसा लग रहा था जैसे पापा अब उन सबके लिए बोझ बन गए हैं। शायद वे लोग भूल गए कि बरसों पहले इसी पिता के कंधे ने उनका बोझ उठाया था। भाभियां तो पराए घर की हैं, मगर भाई तो उनके अपने हैं। अपमान और क्रोध से बोझिल काया सामान बांधकर अपने घर लौटने को तत्पर हो उठी। मुझे किसी ने नहीं रोका। बाबूजी कुछ दिन और रुकना चाहते थे, मगर भाइयों के डर से वे भी चुप रहे। 10 दिन का कार्यक्रम बनाकर जाने वाली बहू यदि जल्दी घर लौट आए तो घर वालों को चिंतित होना स्वाभाविक है। माँ जी ने बहुत सारे प्रश्न कर डाले, मगर मैंने सब कुछ ठीक ठाक ही बताया। विवेक ने भी अनेक आशंकाएं जताई, पर मैं चुप ही रही। अपने घर आकर भी मन नहीं लग रहा था। रात में आंखों के सामने पापा का भाव शून्य चेहरा बार बार घूम जाता था, लेकिन अब उस देहरी पर पांव रखने का मन नहीं कर रहा था। ज्यादा मन दुखी होता तो फोन से बातें कर लिया करती। पापा की बातें सुनकर मन रो पड़ता था। अपने जीवन भर की कमाई दे दी थी उन्होंने, लेकिन उनको एक समय का भोजन भी ठीक से नहीं मिल रहा था। कुछ महीनों बाद पापा ने बताया कि उनको जीवन बीमा से 7 लाख रुपए मिलने वाले हैं। पूछ रहे थे कि क्या करूं इस रकम का। मैंने कहा एक छोटा सा मकान खरीद लो। जब इस घर में मन ना लगे तो मुझे बुला लिया करें। इस तरह मुझे भी आपकी सेवा करने का मौका मिल जाएगा। एक ही जगह रहते रहते वैसे भी मन उब जाता है। भैया भाभी भी स्वतंत्र पूर्वक अपनी जिंदगी गुजारेंगे। अंत में पापा ने कोई प्रतिवाद नहीं किया। ऐसा लगा जैसे उन्हें किसी मजबूत सहारे की ज़रूरत है। बस एक बार दबी जबान से बोले, ठीक है, बेटों से भी पूछ लो एक बार, पता नहीं उनके मन में क्या है। मैंने कहा उसकी क्या ज़रूरत है, आपका पैसा है, जहाँ चाहे वहाँ लगाएं। इसमें भैया भाभी को क्या एतराज़। पापा ने कोई जवाब नहीं दिया। कई दिनों तक पापा की कोई खबर नहीं मिली तो मैं परेशान हो गई। जब जब फ़ोन लगाती तो फ़ोन इंगेज मिलता। आखिर एक दिन जब अपनी उत्सुकता को काबू ना कर सकी तो विवेक को लेकर पापा के घर पहुंच गई। उनके गले लगकर काफ़ी देर तक सिसकती रही। जब भावुक मन शांत हुआ तो, कैसे हैं पापा, इतने दिनों तक आपको हमारी याद नहीं आई? हम तो घबरा गए थे कि कहीं आपकी तबीयत तो खराब नहीं हो गई। नहीं बेटी, हम ठीक हैं, तुम चिंता मत करो। मेरा हाथ पकड़कर घर के भीतर ले गए। मैं और विवेक घर के सजावट देखकर हैरान रह गए। नई नवेली दुल्हन की तरह घर का हर कोना सज गया था। हमें लगा जैसे कोई बड़ा समारोह होने वाला है। फर्श से लेकर फर्नीचर तक, दीवारों से लेकर अलमारियों तक सब कुछ बदला हुआ था। भैया भाभी के चेहरे पर संतोष की रेखाएं दिख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उन लोगों ने बहुत बड़ा मैदान मार लिया हो। जब सब लोग अपने अपने कमरे में चले गए तो पापा ने मुझसे कहा, अलका बेटी, जीवन बीमा की जो रकम मिली थी तेरे भाइयों को मैंने दे दी। सोचा जब इसी घर में जीवन बिताना है तो इसे नया क्यों नहीं कर दिया जाए। मैं तो उन्हें हैरानी से निहारती ही रह गई। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि पापा क्यों इस तनावपूर्ण और तिरस्कार माहौल में रहना चाह रहे थे। क्या वे स्वाभिमान से जीना नहीं चाहते? आश्चर्य तो था कि बेटों को पैसे देने के बाद भी उनका स्वर धीमा था। ऐसा लग रहा था कि वे अपने ही घर में किसी के इशारे पर काम कर रहे हों। माँ के गुजरने के बाद मैंने इस घर में पापा का अपमान होते देखा था। उनकी आंखों में शोक और संतोष के उमड़ते घुमड़ते बादल दिख रहे थे। तभी तो एक नई दिशा सूझी थी। मुझे सोच में डूबा देखकर पापा मुझे आंगन में ले गए। घर का सारा कबाड़ा और पुराना फर्नीचर यहीं पे रखा हुआ था। वे बोले, बेटी, ये पुराने फर्नीचर इधर उधर धक्के खा रहे हैं, इन्हें तू अपने घर ले जा। यह अप्रत्याशित वाक्य बाण की तरह मेरी छाती को जैसे धंसाता चला गया। ऐसा लगा जैसे मेरा दिल इन वाक्यों के आघात को सह नहीं पाएगा। मैं घायल हो गई। दर्द से तड़प उठी। मैं मन के तार टूट गए। जी मैं आया पापा से पूछे, क्या मैं इसी कबाड़ा को लेने के लिए ही आज तक उनसे सहानुभूति और प्यार जताती आई थी? मैंने दिल की गहराइयों से उनके दुख और अपमान की पीड़ा को समझा था, और आज पापा ने मेरा ही अपमान कर दिया। बेटों की झोली में धन संपदा उड़ेलने वाले पापा यह कैसे भूल गए कि भले ही उन्होंने तिरस्कारित जीवन जीने की शपथ खा रखी हो, पर मेरा आत्मसम्मान नहीं मरा। मेरी हर इच्छा को पूरी करने वाले मेरे पति हैं, मेरा अपना घर है।
वही मेरे लिए स्वर्ग है। पापा ने मेरे प्यार, आदर और सम्मान को स्वार्थ के पल्लों में लापटका। मैं अक्सर अपनी भाभियों को समझाया करती थी, घर के बुजुर्ग कोई टूटा फूटा पुराना फर्नीचर नहीं होते जो उन्हें किसी कोने में फेंक दिया जाए और उस पर जमी धूल को झाड़ा भी ना जाए। आज वही बात मेरे पर लागू हो। विवेक का चेहरा भी विकृत हो उठा था। क्या सोच रहे होंगे वो भी। ससुराल और मैके के दो पट्टों के बीच पिसती मैं उल्टे पांव घर लौट आई थी।